खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। गुड मॉर्निंग सर। राजेश की कॉल देख के उसने फोन कान से लगाया। बहुत ही एहतराम के साथ उसने मॉर्निंग विश किया। हाँ बोलो, उसने स्पॉट लहजे में पूछा। सर 15 मिनट बाद आपकी कपूर ब्रदर्स के साथ मीटिंग है। वो लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और ठीक है, मैं बस पहुँच ही रहा हूँ। टाइम काफी हो गया है इसलिए मैं सीधे ऑफिस आऊंगा। सब रेडी रखना। और हाँ, कपूर ब्रदर्स की खातिरदारी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। गॉट इट? वो मुकाबल की बात पूरी होने से पहले बोल पड़ा। यस सर। पीए का मुख्तसर जवाब सुनकर उसने फोन बंद कर दिया और ड्राइवर को अपने ऑफिस के पते पर चलने का कहा। टैक्सी आकर इस शहर की सबसे ऊंची इमारत के नीचे रुकी थी जहां मलक एम्पायर्स बहुत बड़े बड़े अल्फाज में लिखा हुआ था। वो इस नाम को बहुत गौर से देख रहा था जब ड्राइवर की आवाज ने उसे मुतवज्जा किया। 260 रुपए। उसने अपनी जेब से 500 का नोट निकालकर ड्राइवर की तरफ बढ़ाया। सॉरी भाई, चुट्टे नहीं है। नोट देखते ही ड्राइवर बिना लिए हाथ वापस हटा के बोला, कोई बात नहीं, रख लो। उसने नोट आगे बढ़ाते हुए कहा तो ड्राइवर उसे हैरत से देखता नोट पकड़ चुका था। 260 के बदले 500 का नोट अदा करने वाले को कौन हैरत से ना देखे। उसने दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया लेकिन उसके पहले ही किसी ने बाहर से दरवाजा खोल दिया था। शायद इतनी देर इसलिए लगी थी क्योंकि आज वो टैक्सी में आया था। वो बाहर निकला तो सामने इस बिल्डिंग के दोनों वॉचमैन उसे सलाम करके सर झुकाए खड़े थे। वो दरवाजा बंद करके अंदर की तरफ बढ़ा। थोड़ा सा फासला तय करते ही वो उस बिल्डिंग के बड़े से कांच के दरवाजे तक पहुंचा। उसके वहां पहुंचने तक दरवाजा खुला जा चुका था। काले कपड़ों में मौजूद गार्ड दरवाजे का हैंडल थामकर उसे रोक के खड़ा सलाम करने लगा। वो चलता हुआ अपनी आस्तीन की फोल्ड खोल कर उसे नीचे करते हुए बटन बंद करने लगा। जब लिफ्ट तक पहुंचा तो लिफ्ट उसके लिए खुल चुकी थी। उसके अंदर आते ही अंदर मौजूद शख्स ने सलाम करने के साथ लिफ्ट का बटन दबाकर लिफ्ट चला दी। लिफ्ट से बाहर वो 7वें फ्लोर पर निकला था। बाहर निकलते ही एक शख्स ने उसका कोट उसे पहनाया, जिसे ठीक करते वो बटन बंद करता आगे बढ़ने लगा। एतराफ में लगे हर डेस्क पर मौजूद बंदा अपनी जगह से उठकर उसे गुड मॉर्निंग सर कह रहा था। उसने बिना कुछ कहे सिर्फ हाथ सामने किया था और उसकी महंगी घड़ी उसके हाथ में रखी गई। वो कलाई पर घड़ी बांधते हुए अपने कैबिन के अंदर जा चुका था जिसके बाहर लिखा था चेयरमैन शाहजेन मलिक। वो कोई आम जगह नहीं बल्कि एक डायमंड कंपनी के मालिक का कैबिन था जो उसके शान के मुताबिक था। रोशनी से जगमगाता कमरा जो बड़े से हॉल की तरह था। इस हॉल में सबसे आखिर में उसकी डेस्क थी जहां वो बैठता था, जबकि सामने की तरफ कीमती सोफे लगे थे जहां बाहर से आने वालों के बैठने या मीटिंग के लिए इंतजाम था। दरमियान में एक कांच की दीवार थी जो इस डेस्क और सिटिंग एरिया को बांटती थी। सिटिंग एरिया में सामने दीवार पर बड़े बड़े अल्फाज में मलिक एम्पायर्स लिखा जगमगा रहा था। वो दरवाजे को पुश करके अपने डेस्क की तरफ बढ़ा जहां की हर चीज कीमती से कीमती थी, निहायत ही साफ, हर चीज सलीके से अपनी जगह पर रखी हुई। अंदर 3 लोग पहले से ही मौजूद थे जिन्होंने उसके अंदर आते ही अलर्ट होकर उसे मॉर्निंग कहा। वो अपनी कुर्सी पर बैठ गया जो बड़े बड़े सफेद हीरो से जगमगा रही थी। उसके पीछे वाली दीवार पर बड़ी सी तस्वीर लगी थी जिसमें वो सफेद शर्ट और ब्लैक ट्राउजर में संजीदगी से दूसरी तरफ नजरें किए खड़ा था। शर्ट के 2 बटन खुले थे और आधी साइड ट्राउजर के अंदर की हुई थी। हल्की हल्की शेप और गले में काले रंग की चैन जो सीने तक पहुंचती थी। हाईलाइट किए ब्राउन बाल जो बेतरतीब से स्टाइल दिए हुए थे जो उस पर बहुत सूट कर रही थी। कोट को कंधे पर डाले और हाथ में वही कीमती ब्लैक घड़ी सामने थी। वो अपने खानदान का सबसे खूबसूरत मर्द था और इस बात का गरूर उसके हर अंदाज में नजर आता था। वो सिर्फ शहजादों जैसी शान बान वाला ही नहीं बल्कि वो सच में एक शहजादा था। लखनऊ के नवाब शाहजेब मलिक का बेटा शाहजेन मलिक। उसकी इतनी रिस्पेक्ट और इतना एहतराम इसलिए किया जाता था क्योंकि वो सिर्फ एक मल्टीनेशनल कंपनी का मालिक ही नहीं बल्कि रॉयल फैमिली का हिस्सा था। नवाबों का राज खत्म हुए भले ही एक जमाना गुजर चुका हो, लेकिन रॉयल फैमिलीज की आज भी वही शान है जो सालों पहले थी। उनकी अहमियत कभी कम नहीं हुई और ना होगी।
उसने स्क्रीन पर नजरें जमाए कुछ पढ़ते हुए एक हाथ से कॉफी का भाप उड़ाता कप मुंह से लगाकर सिप लिया। सर 5 मिनट में आपकी कपूर ब्रदर्स के साथ मीटिंग है। राजेश जो उसका पीए था निहायत मौतबाना लहजे में बोला। ठीक है, एक बार सारे अरेंजमेंट चेक करो और प्रेजेंटेशन का रिव्यू करो। लास्ट मूवमेंट पर कोई गलती नहीं चाहिए मुझे। वो बिना सर उठाए बोला और कॉफी का एक और सिप लेकर मग नीचे रखा। वो अपने काम को लेकर कितना संजीदा था ये हर कोई जानता था। हर कोई वाकिफ था कि शाहज़ैन मलिक को गलतियां पसंद नहीं। यस सर। राजेश उसके हुक्म की तामील करते हुए बाहर निकल गया। वो एक हाथ में मोबाइल और दूसरे में कॉफी का मग हाथ में उठाए अपनी जगह से उठा और बाहर निकला। उसे मीटिंग रूम में जाना था। हाल से गुजरते हुए उसने कॉफी का सिप लेते वक्त एक नजर खुद को बड़े से आईने में देखना नहीं भूला। वो मीटिंग खत्म करके वापस अपने कैबिन में बैठा किसी सिलसिले में बात कर रहा था। बहुत गौर से वो सामने वालों की बात सुन भी रहा था और बहुत संजीदगी से उन्हें अपनी बात समझा भी रहा था। उसके पास रखा फोन बजा तो एक शख्स जल्दी से फोन उठाकर फासले पर आ गया, क्योंकि शाहज़ैन मलिक को डिस्टरबेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो आदमी फोन लिए एक साइड पर हो गया। मुझे शाहज़ैन से बात करनी है, फोन दो उन्हें। दूसरी जानिब से खूबसूरत आवाज में कहा गया। सर इस वक्त मीटिंग में बिजी हैं और डिस्टर्ब करने के लिए मना किया है। उसने अपना फर्ज निभाते हुए जवाब दिया। दुनिया का कोई भी शख्स इतना बिजी नहीं होता कि 2 मिनट निकाल कर अपनी वाइफ से बात न कर सके। उससे कहो सिल्क का फोन है। एक अदा थी उसकी आवाज में, जैसे खुद पर बहुत घमंड हो। उसकी वाइफ कहने पर वो आदमी फोन लिए शाहज़ैन की तरफ बढ़ा। सर आपके लिए फोन है। उस आदमी ने फोन आगे बढ़ाते हुए कहा, जिस पर उसने बुरी तरह से घूरा क्योंकि वो पहले ही मना कर चुका था। सर आपकी वाइफ का फोन है। उसके गुस्सा होने पर वो जल्दी से बोला। शाहज़ैन ने हाथ आगे बढ़ाकर उससे फोन लिया और खिड़की से नीचे फेंक दिया। वो मेरी वाइफ नहीं है। आइंदा उसका फोन आए तो मुझसे बिना पूछे इस खिड़की के बाहर फेंक देना। डू यू गेट दैट? वो उंगली उठाकर वार्न करते हुए बोला। बाकी लोग भी उसे हैरत से देखने लगे। यस सर। मुलाजिम घबराकर सारे लाता हुआ पीछे हट गया। शाहज़ैन मलिक को अपनी बीवी से नफरत थी, इतना तो उसके रवैये से समझ आता था। वो अपने कैबिन में बैठा अपने हाथ में मौजूद कड़ों को बहुत गौर से देख रहा था और जाने कितनी ही सोचे इस वक्त उसे परेशान कर रही थी। यस सर। राजेश दस्तक देकर अंदर दाखिल हुआ। उसने उन कड़ों को वापस रैप किया और बॉक्स में रखकर उसकी तरफ बढ़ाया। ये लॉकर में रखवा दो और 3 दिन की मेरी सारी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दो। 3 दिन में ऑफिस नहीं आऊंगा। लेकिन सर कल तो नए प्रोजेक्ट पर मीटिंग है। वो परेशान होकर जल्दी से बोला। 3 दिन के बाद होगा जो भी होना होगा। 3 दिन तक मुझे कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। शाहज़ैन ने लापरवाही से जवाब दिया। हालांकि वो काम को लेकर बहुत सीरियस था, कभी भी काम को सबसे ऊपर रखता था, लेकिन कभी कभी यूं ही जिद करता था। ओके सर। राजेश उसके हुक्म पर सर हिलाता बाहर जाने लगा। और सुनो, ये हमारी कंपनी में हामिद कौन है? उससे पूछो मैंने उसकी कब तारीफ कर दी। वो अचानक याद आने पर बोला। उसके इस तरह कहने और राजेश सोच में पड़ गया। सर हमारी कंपनी में तो 3 हामिद हैं, आप किसकी बात कर रहे हैं? खैर जाने दो, वो सर झटकते हुए बोला और राजेश वहां से चला गया। इस वक्त वो मीटिंग रूम में खड़ा सबको किसी प्रोजेक्ट की तफसील समझा रहा था। ये सब उसकी कंपनी के बड़े बड़े अफसर और एडवाइजर्स थे। उस हाल में सिर्फ प्रोजेक्टर की रोशनी थी और सबका ध्यान स्क्रीन पर आती जाती तस्वीरों पर था और वो उस तरफ बैक किए बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से अपना काम कर रहा था। उसकी जुबान में इतनी रवानी थी और उसका तरीका इतना यूनिक था कि हर कोई उसका मुतारिफ था। वो बिजनेस मैनेजमेंट में टॉपर था और हर कोई जानता था इस साल का बिजनेस मैन ऑफ द ईयर अवार्ड उसी को मिलना है। इसका मतलब है अब आप लोगों को अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। कम वक्त और काम बहुत ज्यादा है, इसीलिए सारा फोकस इसी पर चाहिए मुझे, क्योंकि आपकी एक गलती इस कंपनी का नाम खराब कर सकती है, जो मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप लोग कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। उसने अपनी बात खत्म करके कहा और आकर अपनी चेयर पर बैठ गया। अभी उन लोगों से बात ही कर रहा था कि उसका मोबाइल बजने लगा। उसने उंगली उठाकर सबको खामोश रहने का इशारा किया और फोन उठाकर कान से लगाते हुए उठकर कुछ फासले पर आ गया। हाँ जाना, इस फोन के लिए ना वो मीटिंग का लिहाज करता था ना किसी की मौजूदगी का। आज मैं जल्दी घर आ गई इसलिए तुम्हें फोन कर दिया। इंटरव्यू कैसा रहा तुम्हारा? मुझे कब से टेंशन हो रही है सोच सोच के।
ऐना एक्साइटेड होकर पूछने लगी। वो धीरे से मुस्कुराया। इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा और मुझे नौकरी भी मिल गई है। सच? ऐना ने बेयकीनी से पूछा। हाँ बिल्कुल, तुमने स्वीट डिश जो खिलाकर भेजा था, नौकरी तो मिलना ही थी। वो आवाज मजीद काम किए बोला। ऐना अपनी अगली बात भूल गई। घर कब तक आओगे? उसके सामने ना होने के बाद भी वो कंफ्यूज से होकर बोली। थोड़ी देर में पहुंचता हूँ। ठीक है, और आते हुए दूध ले आओगे प्लीज? आज दूध वाले अंकल ही नहीं आए। ऐना ने झिझकते हुए कहा। ठीक है, ले आऊंगा। और कुछ जाना? कुछ नहीं, रखती हूँ मैं, जल्दी आना तुम, बाय। ऐना ने फोन बंद कर दिया। मतलब अब एक मल्टीनेशनल कंपनी का मालिक और लखनऊ का नवाब अपनी बेगम के लिए दूध लाएगा। वो सोच के मुस्कुराया और वापस अपनी जगह पर आया। वैसे ये कौन सी बड़ी बात थी, वो तो अपनी जाना के लिए प्लम्बर बन के उसके घर का नल भी ठीक कर चुका था। सो इज एवरीथिंग क्लियर? मीटिंग खत्म होने के बाद वो उठते हुए बोला। यस सर, सबने एक आवाज में दोहराया। राजेश, वर्कलोड बढ़ जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, तुम कुछ और लोग अपॉइंट कर लो। वो चलते हुए राजेश से बात करने लगा जो उसके पीछे पीछे आ रहा था। ओके सर, और हाँ, 1 लीटर दूध ले आना प्लीज। वो अपने कैबिन का दरवाजा खोलते हुए बोला। ओके सर, राजेश ने रोबोट की तरह कहा और उसके पीछे चल दिया। घर चलो, उसने ड्राइवर को हुक्म दिया और सीट से सर टिकाए बैठ गया। कुछ ही दूरी तक पहुंचे थे जब ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक लगाया और उसे बुरी तरह झटका लगा। अचानक एक कुत्ते के सामने आ जाने से उसे ब्रेक लगाना पड़ा था। शाहजेन घबराकर सामने देखने लगा। सॉरी सर, ड्राइवर फौरन बोला। इससे पहले कि वो गुस्सा करे, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। खामोशी से सड़क को देख रहा था। एक हादसे ने उसकी जिंदगी बदल दी थी। उस रात का खौफ एक दफा फिर उस पर तारी हो चुका था। वो क्या करेगा? ऐना को कैसे बताएगा? अपनी जिंदगी के इस सच से कैसे लड़ेगा? वो कुछ नहीं जानता था। उसे बस ये पता था कि वो ऐना के बिना नहीं जी सकता, और उस राज को जानते ही ऐना उससे नफरत करने लगेगी। उसने सख्ती से सर को दोनों हाथों से पकड़ा। ऐसा लगा जैसे दिमाग फट जाएगा। वो सिर्फ एक नहीं, 3 लोगों का कातिल था। उसका गुनाह शायद माफी के लायक नहीं था। गाड़ी रोको, वो जोर से बोला था, और गाड़ी रुकते ही बाहर निकल आया। शायद इस खुली फिजा में घुटन कम हो सके, लेकिन ये घुटन तो अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। उसका कम होना मुमकिन नहीं था। इस कहानी की शुरुआत तब हुई थी जब वो 6 साल बाद कनाडा से वापस इंडिया आया था। वो मलक खानदान का बड़ा बेटा, नवाब शाह ज़ेब मलक की इकलौती औलाद और उनके बाद नवाब के ओहदे का हकदार। वापस आने के बाद कुछ दिन ही वो लखनऊ की हवेली में रहा था और फिर मुंबई आ गया। उसने मुंबई में अपना घर बनवा लिया था और उसका इरादा हमेशा यहीं रहने का था। उसके बाबा इस बात से वाकिफ थे कि वो हवेली में हमेशा नहीं रहेगा, और ये भी जानते थे क्यों नहीं रहेगा। उन्होंने खुद ही उसे मुंबई का बिजनेस सौंप कर वहां रहने की इजाजत दे दी। इस हवेली के कुछ लोगों को उसके जाने से तकलीफ तो हुई, लेकिन सब जानते थे वो क्यों जाना चाहता है, इसीलिए किसी ने उसे रोका नहीं। उसे अपने कंपनी का चेयरमैन बनाने और नए घर में शिफ्ट होने पर एक बहुत बड़ी पार्टी दी गई थी, और इस पार्टी में उसके घर के तमाम अफराद भी शरीक थे। वो साल का आखिरी दिन था और वो नहीं जानता था कि नए साल की सुबह उसके लिए क्या क़यामत लाने वाली है। पार्टी खत्म होने के बाद जब सब लोग चले गए तो वो अपने दोस्त शाहद को जबरदस्ती साथ लेकर क्लब चला गया। शाहद को रोकने का भी उस पर असर नहीं हुआ। वो 31 की रात के जश्न में शामिल होना चाहता था और ये जश्न उनने रात 12 बजे तक मनाया। शायद उसे रोकता रहा, लेकिन वो बिना रुके एक के बाद एक ग्लास खत्म करता रहा। कनाडा में रहने से उस शराब की बहुत आदत लग गई थी और कुछ वो अपने अंदर का गुबार निकालने के लिए पीता था। 12 बजे के बाद भी जब शाहद ने उसे रुकते ना पाया तो जबरदस्ती वहां से बाहर ले आया। यार तू कैसे गाड़ी चलाएगा, हालत देख अपनी। वो गाड़ी चलाने की जिद पे था और शाहद उसे समझा रहा था। यार तू इतना डरता क्यों है, बैठ ना चुपचाप। इतनी पीने के बाद भी वो बिना लड़खड़ाए बात कर रहा था। शायद उसे आदत थी। भाई मेरी नई नई शादी हुई है, मेरी बीवी को बेवा करेगा तू? शाहद रोनी सूरत बनाए बोला। तेरे जैसा डरपोक आदमी होने से बेवा होना बेहतर है। तू बैठ रहा है या मैं जाऊं? उसकी आंखें बता रही थी कि वो किस कदर मदहोश है, लेकिन शाहद मजीद दिमाग नहीं थका सकता था, इसलिए बैठ गया।
और शाहज़ैन ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। भाई तू इतनी क्यों पीता है? उसे मुस्कुराता देखकर बोला। भाई तू इतना क्यों डरता है? रिलैक्स, शाहज़ैन ने उसी के अंदाज में दोहराया। हैप्पी न्यू ईयर, वो अपनी धुन में उसे मजीद तंग करते हुए बोला। देख तू होश में नहीं है, मैं तुझे घर तक छोड़ देता हूँ। उसे बाहर ही उतार कर शाहज़ैन अपने घर जाने लगा तो शाहिद उसे रोकता हुआ बोला, तू जा ना यार, तेरी बीवी मुझे मारेगी वरना मैं चला जाऊंगा। वो बेजार से शक्ल बनाए बोला, यार सुन ना, मैं चलता हूं ना तेरे साथ। बोला ना, नहीं, गुड नाइट, शाहज़ैन ने हाथ उठाकर कहा। ठीक है, संभाल के जाना और पहुंच के फोन करना, शाहिद हार मानते हुए बोला। ओके डार्लिंग, स्वीट हार्ट, गुड नाइट। वो उसके बीवियों वाले अंदाज पर उसे फ्लाइंग किस करके गाड़ी बढ़ाने लगा, जबकि शाहिद मुस्कुराकर सर नफी में हिला दिया। वो अपनी धुन में लापरवाही से गाड़ी चला रहा था। उसे अंदाजा भी नहीं था उसकी एक गलती उसकी जिंदगी बदल देगी। उसकी आंखें बंद हो रही थीं, उसने बहुत शराब पी थी, शायद इसलिए उसकी गाड़ी काफी स्पीड में थी। ऐसे में अचानक सामने खड़ी गाड़ी देखकर उसने एकदम से ब्रेक पर पैर रखा था, लेकिन ब्रेक ने बार बार दबाने के बाद भी काम नहीं किया और उस गाड़ी से बुरी तरह टक्कर हुई। उसका सर स्टीयरिंग व्हील के साथ टकराया था और गाड़ी दूर जाकर पलट गई थी। उसका दिल जिंदगी में पहली दफा इतना घबराया जब उसने सामने खड़ी गाड़ी को खाई में गिरते देखा, और गिरने के साथ ही वो एकदम से ब्लास्ट होके आग का गोला बन गई। शाहज़ैन का जहन माउफ होने लगा था। उसके सर पर गहरी चोट लगी थी, लेकिन वो बंद होती आंखों के साथ वो मंजर देख रहा था और उसका दिल कांप रहा था। एक चीख ने उसे अपनी तरफ मतवज्जे किया। उसने देखा सड़क के उस तरफ खड़ी लड़की दौड़ती हुई वहां तक पहुंची थी और आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके पीछे आए लोगों ने उसे रोक के रखा था। वो उस लड़की का चेहरा नहीं देख पाया क्योंकि वो मंजर उसे साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो उसकी आवाज को साफ सुन सकता था। ज़ोहेब, ज़ोहेब, वो रोते हुए चिल्ला रही थी और खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, जबकि कुछ लोगों ने उसे रोके रखा था। जब तक वो होश में रहा उसकी चीख सुनता रहा और फिर उसे होश ना रहा। वो होश में आया तो उसके साथ शाहिद मौजूद था। उसकी चोट बहुत गहरी थी और शायद वो काफी घंटे बेहोश रहा, और जब होश में आया तो सबसे पहले उसका ख्याल उसे हादसे की तरफ गया। फौरन उठ बैठा। शाहिद, वो एक्सीडेंट क्या हुआ? उसमें जो आदमी था उसका क्या हुआ? और वो लड़की, क्या वो आदमी मर गया? वो बहके अंदाज में पूछ रहा था, हालांकि जानता था उस ब्लास्ट से वो नहीं बचने वाला, लेकिन फिर भी जाने क्यों पूछ रहा था। शाहज़ैन, रिलैक्स हो जा। शाहिद ने उसे वापस लौटाने की कोशिश की। नहीं हो सकता रिलैक्स, तू बता ना क्या हुआ उस आदमी का? वो उसका हाथ झटकते हुए बेचैनी से बोला। पुलिस को यकीन है उस लड़के की मौत हो गई, लेकिन उसकी लाश नहीं मिली अब तक। शाहिद ने धीरे से बताया। उसने अपना सर थाम लिया। देख तू परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूंगा, शाहिद ने उसे समझाते हुए कहा। एक इंसान की जान ले ली मैंने, कोई मर गया मेरी वजह से, और तू कह रहा है परेशान मत हो? वो इस तरह भी कैफियत में पेशानी मसलते हुए बोला। काश के तेरी बात मान लेता, इतनी ड्रिंक नहीं करता, काश तुझे गाड़ी चलाने देता। ये क्या कर दिया मैंने? उसकी फैमिली, उन लोगों ने तो अब तक केस कर दिया होगा मुझ पर। वो परेशानी से कहता हुआ उसे देखने लगा। नहीं, उसकी फैमिली केस नहीं करना चाहती, उन्होंने पुलिस कार्रवाई के लिए मना कर दिया। शाहिद को उस पर तरस आ रहा था, आखिर उसने जानबूझकर तो नहीं किया था। क्यों? शाहज़ैन को हैरत हुई। पता नहीं, मिडिल क्लास लोग हैं शायद, पुलिस के चक्कर में ना पड़ना चाहते हो। वैसे भी उसकी फैमिली में कोई नहीं सिवाय उसकी माँ और उसकी कजन, जिससे आज उसकी शादी होने वाली थी। शाहिद ने रुक रुक कर बताया और उसके तासरात देखने लगा। शाहज़ैन उसे बेयकीनी से देख रहा था। जानता हूं तो क्या सोच रहा है, लेकिन लिखे को कौन बदल सकता है। वो उसे बस देखता रहा और शाहिद बस इतना ही कह पाया। उस एक्सीडेंट को 1 महीना हो चुका था, लेकिन उसे ये कल की ही बात लगती थी। वो खौफनाक मंजर और उस लड़की की चीख हर रात उसे बेचैन रखते थे। उस हादसे के बाद से वो एक दिन भी सुकून से सो नहीं पाया था। वो शायद एक बहुत अच्छा और नेक इंसान था, लेकिन इतना बुरा भी नहीं था कि एक इंसान की जान ले ले और उससे कोई फर्क ना पड़े।
किसी को खोना क्या होता है वो बहुत अच्छी तरह से जानता था। अपनी शादी वाले दिन उस शख्स की मौत पर रोना क्या होता है ये समझता था। उस दिन के बाद उसने गाड़ी चलाना छोड़ दिया था। उसे गाड़ी चलाने से घबराहट होने लगी थी। वो शराब पीना भी छोड़ चुका था। अब सिर्फ खुद को अपने काम में लगाने की कोशिश करता था ताकि उस रात को भूल सके, लेकिन ये बहुत मुश्किल था। उसका ज़मीर उसे माफ नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ चुभ रहा है दिल में। वो डिप्रेशन में जा रहा था और शाहिद ने जबरदस्ती उसे डॉक्टर का ट्रीटमेंट शुरू करवाया था, लेकिन वो भी असर नहीं कर रहा था। शाहिद उसकी हालत से वाकिफ था लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। उसके घर में ये बात कोई नहीं जानता था। वो घर पर बात भी नहीं कर रहा था और शायद किसी को उसके बात करने से फर्क भी नहीं पड़ता था। लेकिन दादी साहब अक्सर उसे फोन करती और उससे बात करते वक्त अंदाजा लगा लेती कि वो परेशान है। उससे उसकी परेशानी की वजह पूछने पर वो साफ मना कर देता। आगे उनके सवालों से तंग आकर उसने उनको फोन को इग्नोर करना शुरू कर दिया और बहाना था सिर्फ मसरूफियत। अब भी वो कमरे में अंधेरा किए सिगरेट हाथ में लिए बैठा था। आजकल सिगरेट की आदत हद से ज्यादा बढ़ गई थी। उस वक्त भी 5वीं सिगरेट जलाए आंखें बंद किए बैठा था और पिछले आधे घंटे में दादी साहब की 4 कॉल आ चुकी थी जो देख के भी इग्नोर कर रहा था। जब शाहिद अंदर आया और उसने लाइट जलाई तो जैसे उसकी आंखों को तकलीफ हुई। तुमने बुलाया मुझे? शाहिद उसे परेशान देकर बिना कुछ कहे सीधे पॉइंट पर आया, क्योंकि जानता था उसे कुछ कहने से फायदा नहीं। शाहजेन ने अपने बेड के साइड ड्रॉअर से चेकबुक निकाली और एक ब्लैंक चेक साइन करके उसकी तरफ बढ़ाया। मैं उस लड़के की फैमिली को सपोर्ट करना चाहता हूँ, पर मुझ में हिम्मत नहीं है कि उन लोगों का सामना कर सकूं। तू ये चेक उन तक पहुंचा दे। शाहजेन तो कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। 1 महीना हो गया, वो लोग भी भूल चुके होंगे अब तक, लेकिन तू। शाहिद ने बात अधूरी छोड़ी। मेरी वजह से किसी की जान गई थी शाहिद, एक जिंदगी छीनी है मैंने, कोई छोटी बात नहीं है ये। वो उसे देखता हुआ परेशानी से बोला, लेकिन तूने जानबूझकर तो नहीं किया ना यार। शाहजेन मलक था वो, जैसे अपनी अना अपनी जिद अपना आप सबसे ज्यादा अजीज था और अब वो उतना बेचैन। फिर भी गुनाह तो हुआ है ना मुझसे। अपने अंदर इस सफोकेशन को खत्म कैसे करूं मैं? बस इतना कर दे, मेरे लिए ही उन तक पहुंचा दे और मेरी तरफ से माफी मांग ले। शायद इससे मेरी बेचैनी कम हो जाए। वो रिक्वेस्ट करने वाले अंदाज में बोला तो शायद मजीद कुछ नहीं कह पाया। ठीक है, बस इतना कहकर उसके हाथ से चेक लेकर उसे देखने लगा। शाहजेन नहीं जानता था अब क्या होगा, लेकिन वो लोग अगर ये रकम लेते तो शायद उसका बोझ कम हो जाता। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये नावल आपको पसंद आ रहा होगा। आपके लाइक्स बहुत कम होते जा रहे हैं। प्लीज यार लाइक तो कर दिया करे कम से कम। कमेंट तो आप करते नहीं हो कंजूसो, लाइक तो कर दिया करो यार, हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। आपका एक लाइक और एक कमेंट हमारी वीडियो को ज्यादा बूस्ट करता है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है लाइक जरूर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।